Hello everyone, welcome to my YouTube channel SB Maths. Today we are discussing probability lecture 3 which is based on Bayes theorems with trick. इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ से पहले हम पढ़ेंगे पार्टीशन ऑफ एस। एस यहाँ पर हमारा है सैंपल स्पेस। उसके बाद हम पढ़ेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ, ठीक है। उसके बाद हम बेस थ्योरम पे जाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि पार्टीशन क्या होती है, ठीक है। जैसे हमने कोई सैंपल स्पेस कंसीडर किया एस, ठीक है। अब इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है। 6 या 8 या 9 पार्ट्स में। इसको नाम दे दिया E1 एंड इसको E2, इसको E3 एंड इसको E4 और इसको E5। तो ये E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 और E9 ये हमारे होंगे यहाँ पर इवेंट्स, ठीक है। अब ये इवेंट्स एक मेन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, जो प्रॉपर्टी है हमारे पास। मतलब ये इवेंट ऐसे सिंपल इवेंट्स नहीं होंगे, ये हमारी 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है ईच EIs आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि E ऑफ I इंटरसेक्शन E ऑफ J इज इक्वल टू 5, कि यानी इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। और सेकंड प्रॉपर्टी है ईच EIs आर म्यूचुअली एक्सहस्टिव। तो इट मीन्स अगर हम इनकी यूनियन लेते हैं E1 से लेके E9 तक, तो वो हमें पूरे का पूरा सैंपल स्पेस दे देती है। ये मीनिंग होता है म्यूचुअली एक्सहस्टिव का। उसके बाद जो इनकी प्रोबेबिलिटी है इवेंट्स के होने की, वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। यानी P ऑफ I 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ जानने से पहले हम सबसे पहले पार्टीशन पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे कि टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ क्या होता है। तो अब हमने पार्टीशन देख लिए कि एस की पार्टीशन हमने इवेंट्स में की, और वो इवेंट्स एक स्पेशल 3 टाइप्स की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी EIs आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और सेकंड प्रॉपर्टी EIs आर म्यूचुअली एक्सहस्टिव, और थर्ड प्रॉपर्टी प्रोबेबिलिटी ऑफ EIs लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज अ टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ। If an event A can occurs with n mutually exclusive and exhaustive events B1, B2, Bn, ठीक है। अब हमने एक इवेंट मान लिया खुद से पहले ही कि इवेंट A हमारा हो चुका है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब इवेंट हो चुका है, मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ है रोड पे, ठीक है। उस एक्सीडेंट से अगर B1 मान लेते हैं हम, वो एक्सीडेंट हुआ है हमारा कार से। सेकंड B2 मान लेते हैं, वो एक्सीडेंट हुआ है हमारा बस से। थर्ड B3 मान लेते हैं कि वो एक्सीडेंट हमारा हुआ है, जो B1 था वो तो हुआ था कार से, और जो सेकंड है वो हुआ बस से, और थर्ड मान लेते हैं कि वो हुआ ट्रक से। अप टू सो ऑन। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि वो एक्सीडेंट ऑटो से हुआ है हमारा, ठीक है। तो जो हमारा A है वो हमारा था एक्सीडेंट, और ये हमारा है कि कार से हुआ B1 इवेंट हो गया, कार से हुआ B2 इवेंट हो गया कि बस से हुआ, B3 इवेंट हो गया कि वो ट्रक से हुआ, Bn हो गया कि वो ऑटो से हुआ, ठीक है। अब हमें टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A कि एक्सीडेंट हुआ विद किसके, कार के साथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B1। और यहाँ पर और भी तो पॉसिबिलिटी है कि एक्सीडेंट हुआ किसके साथ, बस के साथ, तो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B2। अब उसके बाद B3 यानी एक्सीडेंट हुआ ट्रक के साथ, तो और ये भी तो पॉसिबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B3। अब अप टू सोन, यहाँ पर n तक है, ये तो एक्सीडेंट हुआ, A पहले हो चुका है किसके कारण, A ऑटो के कारण, तो यहाँ से Bn हमारा ऑटो के कारण हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन Bn।
तो कल हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में सीखा था कि अगर हमारे पास ऐसे होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी होती है, ए इंटरसेक्शन B1, वो होती है हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्ट्रोक्ड B1। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम ऐसे ही निकालते थे, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्ट्रोक्ड B1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन B1 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B1। जो यहाँ पर बाय में होता था, स्ट्रोक्ड के बाद होता था, वो यहाँ पर बाय में आ जाता था। तो ये होती थी हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि जब हमारा B1 इवेंट हो चुका है तो बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। ठीक है, तो अब हम यहाँ यही पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास आ गया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक्सीडेंट होने की। तो वो एक्सीडेंट बस से हो सकता है, कार से हो सकता है, ऑटो से हो सकता है, ट्रक से हो सकता है, ये हमने सीख लिया था। लेकिन उसके बाद जो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन B1, इसकी वैल्यू हम मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से ये निकाल ली थी कल, B ऑफ B1 इंटू बी ऑफ ए बाय बी, ए स्ट्रोक्ड B1। तो ये लिख दी P ऑफ B1 इंटू P ऑफ ए स्ट्रोक्ड B1, ऐसे ही यहाँ पर और ऐसे ही यहाँ पर। अब इसको याद नहीं करना, इसको याद करने की लास्ट में ट्रिक बताती हूँ, उससे याद हो जाएगा ये डायरेक्ट, ऐसे नहीं करना। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे हम जो हमने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पढ़ी है उसको अप्लाई करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, अ कॉइन इज ड्रावन रैंडमली फ्रॉम अ रैंडमली सिलेक्टेड पर्स। कि हमारे पास परस हैं, कोई ये रहा परस ए, परस बी एंड परस सी, कि हमारे पास 3 परस हैं, हमने उसमें से एक परस रैंडमली सेलेक्ट किया। उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ 1 रुपीज कॉइन। ठीक है, एक कॉइन सेलेक्ट किया 3 बैग में से। ठीक है, उसके बाद ये पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रुपीज कॉइन। अब हमारे पास जो ए था, जो ऊपर हमने थ्योरम लगाई थी ओ, वो ए हमारा यहाँ पर हो गया 1 रुपीज। ठीक है, तो वो हमारा 1 रुपीज हो गया। और उसके बाद हमारे पास परस ए, परस बी एंड परस सी की प्रोबेबिलिटी देखनी है हमें। तो अब यहाँ पर परस ए को हम मान लेते हैं कि ये हमारा इवेंट 1, और P को बी को मान लेते हैं E2, ये हमारा इवेंट 2, और ये है हमारा E3। तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹1 कॉइन। ठीक है, तो ये हमारी इक्वल होगी। यहाँ से सबसे पहले हम क्या सिलेक्ट करेंगे, जैसे वहां पर था एक्सीडेंट हो चुका था बस से, कार से, वैसे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर सबसे पहले तो पर्स सिलेक्ट करेंगे। मान लेते हैं हमने E1 पर्स को सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद कि E1 तो सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद स्टोक्ड के बाद E1 सिलेक्ट हो चुका है, ₹1 की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्लस अब हमने E2 सेलेक्ट कर लिया, कि बैग E2 सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर बताना है हमें कि 1 रुपीज़ की। तो यहाँ पर E2 आ जाएगा, यहाँ अच्छे से लिखते हैं थोड़ा। यहाँ पर हमारे पास है प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें ₹1 की। ठीक है, तो वो हमारी होगी, सबसे पहले मान लेते हैं इसको E1 मानना था, E2 मानना था और E3। तो E1 यानी परस ए सेलेक्ट हो चुका है। अब हमें देखना है कि उसमें से हमारा 1 रुपीज आता है या नहीं, तो उसको हम यहाँ रख देते हैं 1 रुपीज को। ठीक है, अब प्लस P ऑफ E2, तो यानी परस E2 तो सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद हमें देखना है कि उसमें से 1 रुपीज आया या नहीं आया, तो यहाँ पर ऐसे प्लस अब P ऑफ E3, अब E3 तो सिलेक्ट हो चुका है। अब उसमें देखना है कि हमारा जो 1 रुपीज है वो आएगा या नहीं आएगा, तो यहाँ पर E3 आ जाएगा। तो ये हमने जस्ट मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम अप्लाई की है 1 रुपीज के होने की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन 1। अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं जो हमने कल मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रुपीज स्टोक्ड ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 स्टोक्ड बी। ठीक है, तो ऐसे अब हमारे पास 3 बैग्स हैं, उसमें से ए बैग आने की प्रोबेबिलिटी वो तो होगी हमारे पास 1/3, और ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की भी 1 होगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी भी 1 होगी। ये लिख रखा है 1 की, ए की, बी की और सी की। ठीक है, अब चेक करते हैं हम कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 रुपीज आने की प्रोबेबिलिटी
E1 बैग से, ठीक है, जो हमने ए बैग सेलेक्ट किया उसमें से 1 रुपीज आने की प्रोबेबिलिटी। अब हम यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रुपीज व्हेन E1 इज सेलेक्टेड, ठीक है। अब 1 रुपीज, यहाँ पर एक 1 रुपीज है और 250 पैसा कॉइन है, ठीक है। अब 1 रुपीज आने की प्रोबेबिलिटी तो यहाँ से होगी 1/3। अब हम ऐसे ही 1 रुपीज होने की पॉसिबिलिटी E2 से निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर टोटल 1 रुपीज है 2 और ये 50 पैसा है 1, तो यहाँ से हमारी हो जाएगी 2/3। अब पर सी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रुपीज इन बैग सी, तो वो होगी हमारे पास यहाँ से 3/8, ठीक है। अब हम यहाँ पर वो फार्मूला जो हमने टोटल प्रोबेबिलिटी का पढ़ा था वो अप्लाई करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रुपीज इज इक्वल टू 1/3, सब में से कॉमन आ गया और यहाँ आया हमारे पास 1/3 प्लस 1/3 नहीं 2/3 प्लस यहाँ से आई थी 3/8। अब इसको जैसे ही हम सोल्व करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 11/24 वैल्यू आई जो हमारा आंसर है। यहाँ से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया 11/24। सिर्फ हमने यहाँ पर वही थ्योरम यूज किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 सबसे पहले और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन E1, ठीक है, कि वो एक्सीडेंट तो हो चुका है लेकिन वो बस से हुआ, कार से हुआ, वो प्रोबेबिलिटी लिखनी है बस जस्ट, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 3 बैग्स। अब हमारे पास 3 बैग्स हैं A B C, ठीक है। बैग ए कंटेन 2 वाइट एंड 3 रेड बाल्स, तो बैग ए बना लिया जिसके अंदर 2 वाइट बाल्स हैं और 3 रेड बाल्स हैं, ठीक है। अब बैग बी बना लिया जिसके अंदर 4 वाइट बाल्स हैं और 1 रेड बाल है। अब बैग 3 बना लिया जिसके अंदर 3 वाइट बाल हैं और 7 रेड बाल्स हैं, ठीक है। अब बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड बॉल इज ड्रावन फ्रॉम इट। अब इन 3 बैग में से ये हो गया बैग ए और ये हो गया बैग बी और ये हो गया बैग सी। इन 3 में से हमने एक बैग रैंडमली सिलेक्ट किया एंड बॉल इज ड्रावन फ्रॉम इट, तो उसमें से एक बॉल ड्रावन की। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रावन बॉल इज अ रेड बॉल। तो अब हमें रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कि हमने ए बैग सेलेक्ट कर लिया, तो ए बैग सेलेक्ट कर लिया तो ए तो सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आ जाएगी हमारी रेड होने की प्रोबेबिलिटी प्लस, अब हमने बी बैग तो सिलेक्ट कर लिया लेकिन अब देखना है हमें कि बी में से रेड होने की प्रोबेबिलिटी प्लस, अब हमने सी बैग तो सिलेक्ट कर लिया, अब सी बैग में से रेड होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब हमारे पास 3 बैग्स हैं, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बैग होने की वो होगी 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बैग होने की वो भी होगी 1/3। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बैग होने की वो भी हमारे पास 1/3 होगी, तो 1/3। अब प्रोबेबिलिटी हमें रेड बॉल की निकालनी है, तो 1/3 हमने कॉमन ले लिया और जो हमारा बैग ए है, ठीक है, उसके अंदर 2 वाइट हैं एंड 3 रेड हैं, तो टोटल यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी आएगी 3/8 प्लस, अब बैग बी है उसके अंदर 4 वाइट हैं एंड 1 रेड है, तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से 1/5 आएगी प्लस, अब बैग सी 3 वाइट हैं और 7 रेड हैं, तो यहाँ से 7/10 आएगी। अब इसको जैसे ही हम सोल्व करते हैं तो जो हमारी वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। तो ये रहा हमारे पास। यहाँ पर अगर हम 1/3 कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारे पास बचता है 3/5 प्लस 1/5 प्लस 7/10। तो हम एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो हमारा जो एलसीएम आएगा यहाँ से वो 10 आ जाएगा और यहाँ से अब ये 6 बन जाएगा और ये 2 और ये यहाँ पर 7, तो 6 यहाँ पर बन जाएगा 12 14 15, ठीक है, और 3 से 5 पे चला जाएगा तो 5/10 आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। सिर्फ जस्ट हमने क्या किया है, यहाँ पर जो हमने आज टोटल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट सीखा है वो अप्लाई किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एक्सीडेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग विद कार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट हैपनिंग विद बस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एक्सीडेंट विद ट्रक, ठीक है, उन सबको ऐड कर देते हैं हम।
तो यहाँ से हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम पढ़ते हैं बायस थ्योरम, ठीक है। अब हमारे पास इवेंट E1 है, इवेंट E2 है, इवेंट E3 और इवेंट En। अब ए हमारा यहाँ पर एक्सीडेंट है। अब ए हम यहाँ पर लिखते हैं कि एक्सीडेंट, ठीक है। अब एक्सीडेंट हमारा ए के इक्वल है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ये कंसेप्ट आता है कि एक्सीडेंट तो हो चुका है, पहले निकालना था कि एक्सीडेंट हुआ, लेकिन ये हमें बायस थ्योरम बताती है कि ये हुआ कैसे। यानी अगर एक्सीडेंट हुआ है तो बस से हुआ, कार से हुआ या ट्रक से हुआ, वो चीज चेक करनी है। तो यहाँ पर एक्सीडेंट हो चुका है, अब हमें चेक करना है कि वो बस से हुआ या वो स्कूटर से हुआ और या फिर वो ट्रक से हुआ, ठीक है। ये चीज चेक करनी है हमें। तो यहाँ पर जो हम निकालते हैं वो है, जैसे अब हमें ये निकालना है कि वो हुआ कैसे, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कार एंड स्टोक्ड ए, कि वो हुआ कैसे, कि कार से हुआ या नहीं हुआ, ये हमें बायस थ्योरम बताती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम लिखते हैं, जैसे अब ट्रिक सीखते हैं हम यहाँ से, कैसे हम ट्रिक सीखेंगे यहाँ से, ठीक है। अब हमने मान लिया कि E1, E2, E3 हमारे पास 3 इवेंट्स हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गए 3 इवेंट्स, ठीक है। अब ए हमारे पास हमने मान लिया कि इवेंट, यानी जैसे हमने एक्सीडेंट हो चुका है, तो यहाँ पर ए हमारा इवेंट है दैट हैज ऑलरेडी अकर्ड, कि जो पहले ही हो चुका है। और हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और E2 और E3 हमारे इवेंट्स थे। अब हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कि E1 के साथ हुआ, जो एक्सीडेंट है वो E1 के साथ हुआ, ये प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो इसको बोलते हैं बायस थ्योरम। तो अब यहाँ से फार्मूला याद करना सीखते हैं हम। हमें क्या करना है, जैसे ही यहाँ पर E1 बाय ए लिखा है तो इसको उल्टा कर देना है, ठीक है। उल्टा, जैसे ये स्माइली बनी हुई है, अगर इसको उल्टा कर देंगे हम तो ये हमारे पास ऐसे बन जाएगी, ठीक है। अब इसको उल्टा करेंगे तो ये हमारे पास आएगा P ऑफ ए स्टोक्ड E1 इंटू P ऑफ E1, जो हमारे पास यहाँ होगा वही यहाँ पे इंटू में आएगा, ठीक है। बाय, दोबारा लिख देते हैं एक बार, कि यहाँ पर हमारा जो P ऑफ E1 स्टोक्ड ए होगा, अब इसको उल्टा करना है तो यहाँ से आ जाएगा P ऑफ ए स्टोक्ड E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ठीक है। अब बाय में क्या, ये तो हमें पता है, अब ऐसे ही लिखते जाना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टोक्ड E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टोक्ड E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टोक्ड E3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, ठीक है। ये हमारी होती है टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी जो हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी है बाय में दिस। ये हमारी ट्रिक होगी कि जो हमें जैसे E1 स्टोक्ड ए की निकालनी है तो हम उल्टा करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टोक्ड E1 इंटू P ऑफ E1 बाय P ऑफ ए स्टोक्ड E1 P ऑफ E1 प्लस P ऑफ ए स्टोक्ड E2 P ऑफ E2 प्लस P ऑफ ए स्टोक्ड E3 प्लस P ऑफ E3, ठीक है। ये होगी हमारी बेस थ्योरम। इफ एन इवेंट ए कैन ओक्योर्स, कि ए इवेंट हो चुका है विद एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सस्टिव इवेंट्स B1 B2 Bn, कि जो हमारे B1 B2 Bn इवेंट्स हैं ये वही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एक्सस्टिव भी हैं। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 स्टोक्ड ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन B1 स्टोक्ड P ऑफ ए। अब हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला था वो था P ऑफ ए इज इक्वल टू P ऑफ B1 इंटू P ऑफ ए स्टोक्ड B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टोक्ड B1, ठीक है। तो ये होती है हमारी बायस थ्योरम। अब इसको याद करने का यही मेथड है कि जैसे ही इधर जो B1 स्टोक्ड ए है इसको उल्टा करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए B1 और जो यहाँ पर B1 स्टोक्ड के बाद होगा उसकी प्रोबेबिलिटी साथ में बाय जो हमने पहली टर्म लिखी है, वैसे ही अगर हमारे पास 3 इवेंट्स हैं तो 3 के 3 इवेंट्स एडिशन में ऐसे ही लिख देने हैं जैसे ऊपर लिखे थे, ठीक है।
अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाई, कि हमने माना कि एक लड़की है वो एक डाई को थ्रो करती है। इफ सी गेट्स 1 और 2 सी टॉसेस अ कॉइन 3 टाइम्स, कि अगर उसने उसको 1 या 2 मिलता है तो वो एक कॉइन को 3 टाइम टॉस करती है। एंड नोट्स द नंबर ऑफ टेल्स, उसके बाद वो नोट करती है कि कितने नंबर ऑफ टेल्स आते हैं। ठीक है, अगर 1 और 2 आया तो अब हमने यहाँ से एक गर्ल है हमारे पास, लिख लिया यहाँ से कि 1 और 2 आने पर वो गर्ल्स क्या करती है, यहाँ पर फ्लिप करती है कॉइन्स को 3 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद वो चेक करती है कि नंबर ऑफ टेल्स। ठीक है, अब वही गर्ल अगर इफ सी गेट्स 3, 4, 5 और 6, की अगर उसे 3, 4, 5, 6 मिलता है, सी टॉसेस अ कॉइन वंस एंड नोट्स वेदर हेड और टेल इज ऑब्टेन, तो उसके बाद वो फ्लिप करती है, क्या 1 कॉइन को फ्लिप करती है। ठीक है, उसके बाद वो चेक करती है कि मेरे पास टेल आया या हेड आया। ठीक है, अब उसके बाद इफ सी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 टेल, तो अब हमारे पास यहाँ जो इवेंट हो चुका है वो ए होगा। ठीक है, तो ए हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा ए इज इक्वल टू गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल, एक टेल होने की प्रोबेबिलिटी ए हमारे पास ये होगी। अब हमें इस क्वेश्चन में निकालना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रो 3, 4, 5 और 6 विद अ डाई, यानी अगर मैं यहाँ पर इवेंट का नाम देना चाहूँ तो यहाँ पर मेरा ये हो जाएगा E1 इवेंट और ये हो जाएगा E2 इवेंट। तो इस क्वेश्चन में मेरे को निकालना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रो 3, 4 और 5 और 6, तो यहाँ से मेरे को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 स्टोक्ड ए। अब इसके लिए जस्ट फॉर्मूला ही तो लगाना है, इसको उल्टा करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टोक्ड E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय में जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो लिखनी है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 स्टोक्ड ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टोक्ड E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय, अब टोटल 2 इवेंट्स है हमारे पास, तो यहाँ से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टोक्ड E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टोक्ड E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ठीक है, ये ऐसे लिख देंगे हम। अब हमारा काम रह गया कि हम E2 की प्रोबेबिलिटी निकालें और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टोक्ड E2 निकालें। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 इवेंट्स हैं E1 और E2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की हम E1 ले रहे हैं वो हमारे पास होगी 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू 1/2। तो अब हमें जो निकालना है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टोक्ड E1। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टोक्ड E1 के लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, वो उसने बोला है कि सी गेट्स 1 और 2, अगर वो उसे E1 यानी E1 मिलता है, सी टॉसेस अ कॉइन 3 टाइम्स, तो वो एक कॉइन को टॉस करती है 3 टाइम्स। तो जो हमारा सैंपल स्पेस बनेगा वो कल के लेक्चर में लिखना सीखा था, वो बनेगा हेड हेड टेल, एंड यहाँ से लिखते हैं हम ऐसे हेड 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 टेल 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 टेल। ठीक है, उसके बाद अल्टरनेट हेड हेड टेल टेल एंड हेड हेड टेल टेल, उसके बाद हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ऐसे लिखते हैं। तो ये 8 केस बन गए। ठीक है, उसके बाद सी टॉसेस अ कॉइन 3 टाइम्स एंड नोट्स द नंबर ऑफ टेल्स। अब हमें चेक करनी है इफ सी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 टेल। अब एक टेल किस में मिलता है, एक तो इसमें मिलता है और एक इस केस में मिलता है और एक इस केस में मिलता है, तो यहाँ से मेरे पास 3 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू 3/8। तो यहाँ से मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू 3/8 आ गई। ठीक है, अब निकालनी है मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। अब वो एक ही कॉइन को टॉस कर रही है हमारे पास, अगर वो एक ही कॉइन को टॉस कर रही है सेकंड केस में, इफ सी गेट्स 3, 4, 5, 6 सी टॉसेस अ कॉइन वंस एंड नोट्स वेदर हेड और टेल इज ऑब्टेन, एंड इफ सी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 टेल, तो इट मीन्स यहाँ से आ जाएगी 1/2। तो अब जो हमारा फॉर्मूला था उसमें हम इन वैल्यूज को पुट कर देंगे।
तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टॉक्ड E1 इज इक्वल टू 3/8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टॉक्ड E2 इज इक्वल टू 1/2। अब ये हमारा बेस थ्योरम की हेल्प से हमने यहाँ लिख लिया था, ठीक है। अब हमें ये सारी वैल्यूज पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टॉक्ड E2 क्या है, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो 1/2 इंटू 2/3 बाई 1/2 इंटू 2/3 प्लस 3/8 इंटू 1/3। तो हमारा यहाँ से आंसर आ गया 8/11। जैसे ही इसको सोल्व करेंगे तो 1/3 बचेगा और बाय में ये है, इसको सोल्व करेंगे तो 8/11, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 4 है हमारे पास, देयर आर 10 कोइंस आउट ऑफ विच 9 आर नॉर्मल, ठीक है। जो 9 कोइंस है वो है हमारे नॉर्मल, एंड वन नॉर्मल मतलब एक साइड में हेड है और एक साइड में टेल है, नॉर्मल कॉइन, एंड वन इज अ डबल हेडेड, तो इट मीन्स वो है हमारा शोले कॉइन, ठीक है। शोले किसी ने फिल्म देखी होगी, उसमें जो कॉइन था ना उसमें दोनों साइड पे हेड था, ठीक है। तो यानी वन इज अ डबल हेडेड। डबल हेडेड का मीनिंग है कि उसमें दोनों साइड पे हमारे पास हेड है। अ कॉइन इज चूजन रैंडमली एंड टॉस्ड 5 टाइम्स, कि एक कॉइन उनमें से रैंडमली सिलेक्ट किया हमने और 5 टाइम उसको टॉस किया। इट शोज हेड ईच टाइम, और उसने हमें हेड दिया हर एक टाइम, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट डबल हेडेड कॉइन वाज सेलेक्टेड, तो हमें निकालना है कि डबल हेडेड सेलेक्ट ही कॉइन हमने सेलेक्ट किया था उसकी प्रोबेबिलिटी। तो हमने यहाँ पर ए मान लिया गेटिंग 5 हेड्स, यानी जो हो चुका है, हो चुका क्या है यहाँ पर कि हमें 5 टाइम्स जो है चूज किया, यानी हमने जो 5 टाइम्स इट शोज हेड ईच टाइम, कि जो कॉइन हमने टॉस किया उसमें 5 टाइम हमारा हेड आएगा। तो ये हमारा हो चुका है, यानी गेटिंग 5 हेड्स, ठीक है। तो ए हमारा हो गया जो ओक्योर हो चुका है, ठीक है। अब E1 देखते हैं हम यहाँ पर E1 इवेंट होगा हमारा अनबायस्ड कॉइन, यानी जो हमने कॉइन 9 कॉइन ऐसे हैं जो नॉर्मल है, नॉर्मल मीन अनबायस्ड है, यानी एक तरफ उनके हेड है और एक तरफ उनके टेल है, ठीक है। अब हमारा E2 हमारा ऐसा कॉइन है डबल हेडेड कॉइन, उसको हम DH लिख लेते हैं, डबल हेडेड कॉइन, ठीक है। तो E2 हमारा डबल हेडेड कॉइन है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट डबल हेडेड कॉइन वाज सेलेक्टेड। तो यानी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है E2 स्टॉक्ड ए की। तो यहाँ पर फिर हम बायस थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 स्टॉक्ड E निकालनी है, तो वो होगी, इसको उल्टा कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टॉक्ड E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय, अब हमारे पास 2 इवेंट्स हैं तो यहाँ से आ जाएगा ए स्टॉक्ड E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टॉक्ड E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। अब हमारे पास ये 2 इवेंट्स हैं, ठीक है। अब 2 इवेंट्स इनके होने की हम प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं। अब P ऑफ E2, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालनी है। E2 एक ऐसा कॉइन है जो कि डबल हेडेड है, यानी उसमें तो हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/10। अब इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी, अब हमारे पास जो E2 है हमारे पास, ठीक है। E2 तो एक 1 साइडेड कॉइन है, तो उसको 5 बार हमारे पास हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो 1 की पावर 5। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा ऐसे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर हमारे पास था फॉर्मूले में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टॉक्ड E1, ठीक है। अब E1 के होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये 9 है टोटल, तो 9/10 इंटू, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टॉक्ड E1 के होने की प्रोबेबिलिटी ए में से, यानी या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो यहाँ से हो गया 1/2 की पावर 5 प्लस, अब यहाँ से सेम लिख देंगे, यहाँ तो 1/1 की पावर 5 बाई 1/10। तो हम जैसे ही इसको सोल्व करेंगे तो जो वैल्यू हमारी आएगी वो हमारा आंसर होगा। तो ये रहा हमारा 1/10 इंटू 1 बाई 9/10 इंटू 1/2 की पावर 5 प्लस 1/10, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 32/11। अब देख लेते हैं ये किस ऑप्शन में गिवन था हमारे पास।
तो यहाँ से हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब इस क्वेश्चन में जस्ट हमने क्या किया है, जो हमने बायस थ्योरम सीखी थी कि कैसे हम निकालते हैं कि जो हो चुका है, तो यहाँ पर हो क्या चुका था कि इट शोज हेड ईच टाइम, कि हर टाइम वो अपने को हेड दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ए हमारा हो गया था हेड ओकर कर रहा है, ठीक है, ओकरिंग। तो उसके बाद E1 लिया हमने और E2 लिया, और E1 एक ऐसा था कि उसमें जो 9 है, जो नॉर्मल कॉइन था वो हमारा यानी अनबाइज्ड कॉइन, और E2 ले लिया था डबल हेडेड कॉइन, ठीक है। तो उसके बाद हमें निकालनी थी डबल हेडेड कॉइन की प्रोबेबिलिटी, तो उसके लिए हमने यूज किया E2 स्टोक्ड H ए, ठीक है। और इसके लिए हमने फार्मूला लगाया जो कि हमने बेस थ्योरम में सीखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस जो एज इट इज है इसको ऐड करते हैं हम बायस थ्योरम की हेल्प से, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आज हमने टोटल प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट सीखा है एक, और एक हमने बायस थ्योरम सीखी है, ये दोनों को मिलाकर बनाया गया क्वेश्चन है, ठीक है। बॉक्स 1 कंटेन 6 रेड एंड 4 ब्लैक बाल्स, ठीक है। एक बॉक्स ले लिया हमने, उसके अंदर हमारे पास 6 रेड बाल्स हैं और 4 ब्लैक बाल्स हैं, ठीक है। अब एंड बॉक्स सेकंड कंटेन 3 रेड एंड 7 ब्लैक, अब 3 तो है हमारे पास रेड बाल्स और 7 है हमारे पास ब्लैक बाल्स। अब बॉक्स इज चूजन एंड अ बॉल इज ड्रावन रैंडमली इट, तो हमने एक बॉक्स को सिलेक्ट किया और उसमें से बाल को निकाला, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रावन बॉल इज रेड, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ आर निकालनी है। तो ये हमने सीखा था टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, बैग सेलेक्ट करेंगे, तो हमने बैग 1 सेलेक्ट कर लिया, बॉक्स 1 सेलेक्ट कर लिया, तो बॉक्स 1 और प्रोबेबिलिटी, अब बॉक्स 1 तो सेलेक्ट हो चुका है, अब बॉक्स 1 में से रेड आने की प्रोबेबिलिटी प्लस, अब हमने बॉक्स 2 सेलेक्ट कर लिया, अब बॉक्स, तो यहाँ पर हम स्टोक्ड के बाद लिख देते हैं कि हमने बॉक्स तो सिलेक्ट कर लिया, अब उसमें से रेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पर हमारे पास बॉक्स 1, अब बॉक्स 1 और बॉक्स 2 देखें अगर हम, अब हमारे पास 2 ही बॉक्स हैं, या तो 1 आएगा और या फिर 2 आएगा, ठीक है। तो अब 1 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, और 1 इसके आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है 1/2, तो यहाँ से हम जस्ट कॉमन ले लेते हैं। अब देखते हैं कि I1 में से जो हमारा बॉक्स 1 है उसमें से रेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पर 6 रेड बाल्स थी और 4 ब्लैक्स बाल थी, तो टोटल जो रेड के आने की प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी हमारे पास 6/10 प्लस, अब जो हमारा सेकंड बैग है उसमें से रेड आने की प्रोबेबिलिटी 3 रेड है इसमें और 7 ब्लैक हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगी 3/10, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/10 इंटू 9/10, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9/20। तो जो हमारा फर्स्ट था इसमें वैल्यू आ गई 9/20। अब जो सेकंड पार्ट गिवन है वो है हमारे इफ द बॉल इज ड्रावन इज फाउंड टू बी रेड, कि जो हमने बाल निकाल ली है वो हमें पता चल गई कि वो रेड है, यानी जो रेड हो है मतलब वो रेड होने का तो पता चल गया हमें कि एक ऐसा इवेंट, यानी ए हमारे पास होगा कि रेड बाल ओके, ठीक है, कि रेड बाल हमारी आ चुकी है। अब हमें E1 और E2 देखने हैं इस केस में, ठीक है। तो यहां से हमने मान लिया कि E1 हमारा है बॉक्स 1 और E2 हमने मान लिया हमारा है बॉक्स सेकंड, ठीक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रावन फ्रॉम बॉक्स 1, कि हमें बॉल तो रेड मिल गई, वो तो हो गया हमारा ए, कि एक्सीडेंट तो हो चुका है, तो हमें देखना कि कार से हुआ या बस से हुआ। उसी तरह यहाँ पर रेड बॉल तो निकल चुकी है, हमें देखना है कि वो बॉक्स 1 से निकली या 2 से निकली। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 स्टोक्ड ए, तो यहाँ पर उल्टा कर देंगे इसको, तो E स्टोक्ड E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय, यहाँ पर दो हमारे पास दो इवेंट्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टोक्ड E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर दो बॉक्सेस हैं, ठीक है।
तो यहाँ से हमारे पास P ऑफ E1 की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 आ जाएगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी 1/2 आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास ये तो 1/2 आ गई। अब हमें जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर तो P ऑफ E1 था तो 1/2 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी E1 बॉक्स E1 में से आने की प्रोबेबिलिटी, अब बॉक्स 1 है हमारे पास, उसमें से रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी 6/10। तो यहाँ पर तो एज इट इज ही हम यही लिखते हैं 1/2 इंटू 6/10 प्लस, अब हमारे पास है बॉक्स 2 में से रेड के आने की प्रोबेबिलिटी यानी 3/10 इंटू 1/2। अब ये 1/2 सब में से कॉमन लेके ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा 6/10 इंटू 10/9, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और ये 3 पे 2/3। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 2/3। अब हम इस सोल्यूशन से समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 की बॉल हमारी बॉक्स 1 से ली गई है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/2। अब B2 क्योंकि हमारे पास दो ही बॉक्स हैं B1 और B2, तो B1 के होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और B2 के होने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब रेड बॉल इज ड्रावन की रेड बॉल हमने निकाल ली है, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमें यही निकालना था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रावन बॉल इज रेड। तो P ऑफ R इज इक्वल टू P ऑफ B1 इंटू P ऑफ R स्टोक्ड B1 प्लस P ऑफ B2 स्टोक्ड PR B2, यानी B1 तो सिलेक्ट हो चुका है, B1 में से रेड के आने की प्रोबेबिलिटी प्लस B2 बॉक्स 2 तो सिलेक्ट हो चुका है, उसमें से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। तो P ऑफ R इज इक्वल टू 1/2 B1 बैग B1 के क्या है 1/2 इंटू, अब इसमें है 6 रेड और 4 ब्लैक, तो अब रेड के आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से क्या होगी 6/10, तो 6/10 प्लस P ऑफ B2 यहाँ पे 1/2 और P ऑफ R स्टोक्ड B2। अब B2 देखते हैं यहाँ पे 3/10, तो यहाँ से इसको जैसे ही हम सोल्व करेंगे तो 6/20 प्लस 3/20, तो ऐड करेंगे तो 9/20। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं हम सेकेंड पार्ट की तरफ। अब सेकेंड पार्ट क्या था, इफ अ बॉल इज ड्रावन इज फाउंड टू बी रेड, कि बॉल तो हमें रेड मिल चुकी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रावन फ्रॉम बॉक्स 1। हमें निकालना है कि बॉक्स 1 से आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 स्टोक्ड R, तो यहाँ पर हम बायस थ्योरम का यूज करेंगे, तो उस ट्रिक से ही हम काम करेंगे कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमें गिवन होगा उसको उल्टा कर देना है। ठीक है, उल्टा कर, जैसे B1 स्टोक्ड R निकालना है तो इसको उल्टा करेंगे तो आ जाएगा P ऑफ R स्टोक्ड B1, और जो यहाँ नीचे होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करना है इंटू P ऑफ B1 बाय, अब टोटल प्रोबेबिलिटी लिखनी है। और टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे लिखते हैं, जो ऊपर था एज इट इज पहले वो प्लस फिर B2 के होने की पॉसिबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R स्टोक्ड B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R स्टोक्ड B2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 देखते हैं, वो हमारे पास बॉक्स है हमारे पास 2, तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा, तो होगी 1/2। अब R हमने सेलेक्ट कर लिया है B1, इसमें से रेड के आने की पॉसिबिलिटी वो हो जाएगी 6/10, तो ये लिख दिया 6/10। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 वो लिख दी 1/2। अब प्रोबेबिलिटी B1 में से रेड आने की प्रोबेबिलिटी वो होगी हमारे पास 6/10 प्लस, अब बॉक्स 2 के आने की प्रोबेबिलिटी वो होगी हमारे पास 1/2 इंटू, अब B2 तो हम सिलेक्ट कर चुके हैं, उसमें से रेड के आने की पॉसिबिलिटी, रेड है इसमें 3 और ब्लैक है इसमें 7, तो हमारे पास यहाँ से हो जाएगी 3/10, तो 3/10, तो इसको हम जैसे ही सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6/9। अब 3 से इसको काट देंगे तो आ जाएगा 2/3, तो 2/3 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे बेस थ्योरम पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।